जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा 2023 की तैयारी। और इसमें हम करेंगे फिक्स 15 नंबर की तैयारी फ्री में। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कॉस्ट पेड करने की आवश्यकता इसमें नहीं होगा। तो आज हम करेंगे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। ये प्रसूति प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम क्या चीज है? तो वो गर्भवती माताओं के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए है कि किस प्रकार यदि वो कहीं पे काम कर रहे हैं, है ना, असंगठित क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं, तब उनको क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए। देखिए, ये असंगठित क्षेत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी रेगुलर वर्क करता है उसके लिए अलग से नियम है, उनको तो भरपूर सुविधा दिया जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं असंगठित है या फिर कारखाने हैं, वहाँ जो महिलाएं काम करती है उनके लिए नियम बनाया गया है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। ठीक है, तो चलिए आप इसमें चर्चा करते हैं आज की क्लास में हम। तो इस सबसे पहले इस अधिनियम का नाम देख लीजिए, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। ठीक है, 1961 अभी आया कब है अस्तित्व में? तो ये आया है 12 दिसंबर 1961 को। क्यों लाया गया है? तो देखिए, पहले हम कुछ लिस्ट वर्डों का मीनिंग देख सकते हैं। कतिपय का मतलब होता है कुछ, स्थापनों का मतलब होता है फर्म या फिर रोजगार का स्थान। शिशु का मतलब पता है पश्चात कतिपय कालावधियां। स्त्रियों के नियोजन का मतलब होता है जहाँ काम करते हैं या फिर भर्ती। भर्ती मान लीजिए यहाँ पे जहाँ वो लोग काम करते हैं। विनियमित का मतलब है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? सरकार के नियंत्रण में, या नियंत्रण लिख देता हूँ, है ना, सरकार के नियंत्रण में। सरकार के नियंत्रण में। प्रसूति का मतलब पता है जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है उसको हम प्रसूति कहते हैं। प्रसुविधा मतलब प्रसूति की सुविधा। कतिपय का मतलब समाधि। अब देखिए, कुछ फर्म में शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात, है ना, कुछ कालावधियों में स्त्रियों के भर्ती या फिर कार्य करने की तरीका को नियंत्रण करना। प्रसूति प्रसुविधा मतलब प्रसूति के बाद उनको जो सुविधा दिया जाता है और कुछ अन्य सुविधाओं का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। उद्देश्य क्या है कि असंगठित क्षेत्र में यदि कोई महिला काम कर रही है, तब उसके शिशु के जन्म के पूर्व और शिशु के जन्म के बाद कुछ गैप के बीच में उन स्त्रियों के लिए किस प्रकार काम किया जाएगा, उसको कैसे वेतन भुगतान किया जाएगा, कितना छुट्टी दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, है ना, इन सभी सुविधाओं के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। अब चलते हैं आगे। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है और विस्तार है, यह अधिनियम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 कहा जाएगा। जब भी आप अधिनियम पढ़ेंगे तो इसका धारा नंबर 1 होता है आपका संक्षिप्त नाम, और दूसरा होता है इसका क्या कहा जाए, परिभाषा। तो सेकंड पॉइंट है ये कहाँ विस्तार है, तो ये पूरे भारत देश में लागू है ना। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में लागू है, हर दिल्ली मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। भारत देश की सीमाएं जहां तक आएंगी वो अधिनियम सभी जगह लागू है, इसमें कोई अपवाद फिलहाल नहीं दिया गया। अब देखते हैं अधिनियम का लागू होना। हर ऐसे संस्थान जो कारखाना, खान, बगान, जिसके अंतर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन भी है, प्रत्येक ऐसे स्थापन में लागू होगा इसमें घोड़ों की घुड़सवारी, कालाबाजी, अन्य कर्तव्य दिखाया जाता है। सबसे पहले बताया गया कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, है ना। कारखाना में, खान में, माइंस में, बागान में। इसके अंतर्गत सरकार का ऐसा कोई स्थापन, है ना, जिसमें घुड़सवारी, काला बाजा, काला नहीं, कालाबाजी, कालाबाजी मतलब अपना हुनर दिखाना, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पे ये अधिनियम को लागू किया जाए। अगला है किसी राज्य में दुकानों जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित है। याद रखिएगा, किसी राज्य में जैसे बड़ा इसमें सब आ जाएंगे, जब छोटा मोटा दुकान आ सकता है तो जो बड़े बड़े फर्म हैं वो सभी जगह ये नियम काम आने वाला है। परंतु राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से ऐसे करने के अन्य आशय से 2 मास के अन्यून राजपत्र पर घोषणा कर सके। इसका मतलब ये है यदि राज्य सरकार चाहती है कि इसके दायरे से, ना, इस इस कानून के दायरे से किसको किसी को हटाना है या फिर इस कानून के दायरे में कोई संस्थान को लाना है, ऐसा करने के लिए वो केंद्र सरकार के अनुमोदन लेगी और 2 माह पूर्व वो राजपत्र में
अधिसूचित करेगी कि हम इस संस्थान को या तीन से ज़्यादा व्यक्ति संस्थान को, बड़े संस्थान को, जो भी है उसमें इस नियम को लागू करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, इसकी जानकारी राजपत्र में घोषित करके दिया जाएगा। हमने यहाँ देख लिया कि अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट धारा हमारा क्या है। अगला धारा है परिभाषा, है ना। परिभाषा में हम सीखेंगे कि शिशु किसको कहते हैं। तो जो जीवित बच्चे उसको तो शिशु कहते ही हैं। साथ ही यदि कोई शिशु मृत हो जाता है या मृत पैदा होता है, उसे भी हम शिशु ही कहेंगे, ठीक है। प्रसव किसे कहेंगे, तो शिशु के जन्म से, जब कोई शिशु जन्म लेगा तो वो माता के लिए प्रसव कहलाएगा। स्थापन में क्या क्या आएगा, कोई कारखाना है, खान है, बगान है, कोई ऐसा संस्थापन जिसमें लोगों को घुड़सवारी, कलाबाजी, अन्य कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए नियोजित किया जाता है, ये सब कहलाएंगे हमारे स्थापन। अब गर्भपात से क्या अर्थ है, ये देखिए। गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व, ठीक है, गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व निष्कासन अभिप्रेत है, ठीक है। जानबूझकर कराने पर हम उसको, देखिए क्या हो गया है, यदि कोई महिला गर्भधारण करती है, यदि है ना, गर्भधारण करती है, तो 26 सप्ताह के पूर्व निष्कासन अभिप्रेत है। गर्भ धारण करती है, उसके बाद यदि वो गर्भ जो खराब हो जाता है 26 सप्ताह के पूर्व, तब हम उसको क्या कहेंगे, गर्भपात कहेंगे। लेकिन यदि कोई जानबूझकर गर्भपात कराता है, जानबूझकर कोई एबॉर्शन कराता है, तब हम उसे गर्भपात की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तब हम उसे गर्भपात की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आगे देखिए, मजदूरी से क्या अर्थ है, ये देखिए। तो ऐसे नगद भत्ते जिनके अंतर्गत महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा, ये भाड़ा होना चाहिए ना, ये भाड़ा होना चाहिए, अटक है, ये भाड़ा होना चाहिए, ठीक है, गृह भाड़ा शामिल है। इस उनकी कोई स्त्री दरसम हकदार हो, जिसमें वैसे भत्ते, जिस जो गृह भाड़ा हो, महंगाई भत्ता हो, जिसमें कोई स्त्री हम हकदार होती है, ठीक है। और कुछ कुछ और क्या है, देखिए, ये तो हमारा मजदूरी हो गया। अब हम यदि कोई स्त्री किसी चीज का हकदार है, वो कैसे पता चलेगा, तो प्रोत्साहन बोनस के लिए महिला हकदार होगी, खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का धन मूल्य में, है ना, इसमें वो हकदार होगी। इसको हम मजदूरी में गिनेंगे, ठीक है। तो मजदूरी में क्या क्या आ गया, आपके नगद भत्ते आ गए, गृह भाड़ा, महंगाई भत्ता, प्रोत्साहन बोनस, है ना, और खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय हेतु धन मूल्य, ठीक है। किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आएंगे। कौन कौन से नहीं आएगा, प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस, है ना, किसी महिला को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई अन्य रुपया पैसा दिया जाता है, अन्य बोनस दिया जाता है, तो वो मजदूरी में काउंट नहीं होगा। दूसरा, जुर्माना के लिए यदि कोई कटौती किया गया है, वो भी मजदूरी में शामिल नहीं होगा। किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में कुछ पैसा डाला जाता है, वो भी हमारा मजदूरी में शामिल नहीं होगा। साथ में सेवा के बाद जो भी पैसा लास्ट में दिया जाता है, बचत पैसा, वो भी नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं धारा नंबर 4। कतिपय कालावधि के दौरान स्त्रियों का नियोजन एवं उनके द्वारा काम लिया जाना प्रतिबद्ध, मतलब मनाही। प्रतिबद्ध का मतलब होता है मनाही, कतिपय का मतलब होता है कुछ। तो कुछ समय के लिए स्त्रियों का नियोजन या उनसे काम नहीं कराया जाना, तो इसमें क्या क्या आएगा, यदि कोई स्त्री प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सकीय समापन के दिन 6 सप्ताह के दौरान नियोजित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, यदि कोई स्त्री ने प्रसव किया या किसी स्त्री का प्रसव हुआ, है ना, या उनका गर्भपात हो गया, या गर्भ चिकित्सा कुछ काम चल रहा है, तो उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर, है ना, या उस दिन से 6 सप्ताह तक उसको कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। इसी को कहा गया है कि कुछ समय स्त्रियों से काम नहीं कराया जाना या फिर उनके कार्य में मनाही। अब 6 सप्ताह किया गया, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 6 42 दिन, ठीक है। तो यदि कोई स्त्री प्रसव करती है
यदि इनकेस किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है, कौन सा गर्भपात, एबनॉर्मल वाला, यदि कोई उसका भ्रूण खराब हो जाता है तब, यदि जानबूझकर एबॉर्शन किया जाता है तो वो गर्भपात की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए हमने पीछे डेफिनेशन बता दिया था। ठीक है, तो प्रसव, गर्भपात, यदि गर्भ की कुछ चिकित्सकीय कार्य चल रहा है तो इसके समापन के बाद कितने दिन, 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक उस स्त्री से काम नहीं कराया जाएगा, ये ऐसा कहा गया। अब देखते हैं, किसी भी गर्भवती स्त्री से इस नियमित उसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर कि कठिन प्रकृति का हो, उसमें दीर्घकाल तक का खड़ा रहना हो, जिससे उसे भ्रूण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, तब की स्थिति में भी उनको काम नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि कोई स्त्री है, पेट से है, गर्भधारण की हुई है और कहीं कठिन परिश्रम कर रही है, तो अपने मालिक को जाकर ये अर्जी लगाएगी, उसको आवेदन करेगी कि मुझे खड़े होने में मुझे दिक्कतें आ रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे जो भ्रूण है, जो मेरे पेट में जो बच्चे पल पल रहा है, शायद उसे कुछ दिक्कत हो सकता है ना, मेरे इस प्रकार के कठिन कार्य से, इस प्रकार लगातार खड़े रहने से मेरे बच्चे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इस उद्देश्य से वो मालिक को अपना आवेदन देगी और उस मालिक को वो कार्य मानना पड़ेगा, है ना, उससे ऐसा कठिन कार्य नहीं कराया जाएगा मालिक के द्वारा। अब देखते हैं धारा नंबर 5 क्या कहते हैं। प्रसूति प्रसुविधा के संदाय के लिए अधिकार। प्रसूति प्रसुविधा के लिए संदाय के लिए अधिकार, कौन, एक महिला। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखिए, हर ऐसी स्त्री अपनी वास्तविक अनुपस्थिति, याद रखिएगा, हर स्त्री मतलब कौन स्त्री, जो गर्भधारण की है ना, अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की कालावधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति प्रसुविधा संदाय का हकदार होगी, और उसका नियोजन के लिए, और और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसका नियोजक जिम्मेदार होगा पैसे भुगतान के। इनकेस कहा गया है कि यदि कोई महिला कुछ छुट्टी ली है, यदि उनका प्रसव से पहले, प्रसव के बाद, या गर्भावस्था में कुछ यदि दिक्कतें आ गई है, भ्रूण खराब हो गया, गर्भपात हो गया, ऐसी स्थिति में यदि महिला अनुपस्थित है अपने कार्य में, है ना, एक लीगल रीजन की वजह से, तब की स्थिति में उनको प्रसूति प्रसुविधा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जिम्मेदारी किसका होगा, सुविधा देने का या उसको रकम देने का, तो वो नियोजक का जिम्मेदार होगा, या फिर ये नियोजक की उत्तरदायी होगी। अब देखिए, यदि मजदूर, यदि कोई महिला है ना, 3 महीना तक इस प्रकार यदि काम नहीं कर पाती है, या 1 महीना या 2 महीने तक कार्य नहीं कर पाती है ओरिजिनली, है ना, तब उसको कुछ पैसा दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा वो नीचे लिखा गया है। नीचे ये लिखा गया है कि औसत दैनिक मजदूरी दिया जाएगा, औसत दैनिक मजदूरी। और औसत दैनिक मजदूरी का मतलब है पहले 3 माह के कैलेंडर को दिखा जाएगा, अर्थात पिछले 3 माह, ठीक है, पिछले 3 माह में जितना भी दिया जाएगा, ठीक है, पहले 3 माह में जितना भी दिया जाएगा उसका औसत निकाल के उनको मजदूरी दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको औसत निकाल के उनको मजदूरी भुगतान किया जाएगा, ये इनका कहना है। चलिए, कोई भी स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की बाद तब तक हकदार न होगी जब तक उसने पूर्ववर्ती 12 माहों में कम से कम 80 दिन तक कार्य उसी संस्थान में न किया हो। कहने का मतलब है, यदि कोई महिला अभी अभी, मान लेते हैं ये कोई संस्थान है, वहां एक महिला आज काम करने आई, या फिर आज क्या आया, ये 1 महीने पूर्व काम करने आई, और वो गर्भधारण कर लेती है। ठीक है, 1 महीने काम की उस संस्थान में, उस दुकान में, उस कारखाना में, यदि 1 महीने के बाद यदि वो क्या वो महिला यदि गर्भवती हो जाती है, ठीक है, यदि वो महिला गर्भवती हो जाती है, तो इसे ऊपर जो लिखे नियम है, या फिर ऊपर जो लिखे फायदा है कि उसको अनुपस्थिति के दौरान भी पैसा दिया जाएगा, वो उनको नहीं मिलेगा। कब तक, जब तक कोई महिला 1 साल में कम से कम 80 दिन तक उसी संस्थान में काम नहीं कर लेती, मतलब 80 दिन पुराना वो नहीं हो जाती उस संस्थान में, तब तक उनको ऊपर लिखे सुविधा का उपलब्ध लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, कोई स्त्री 12 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, जिसमें 6 सप्ताह प्रसव के पहले और 6 सप्ताह प्रसव के बाद मिलेगा। ठीक है, यदि कोई महिला इन दोनों टर्म्स को पार कर लेती है तो उनको टोटल 12 सप्ताह का छुट्टी दिया जाएगा। 12 सप्ताह मतलब 12 × 7 कर दीजिए, 12 सत्ते
7 दूनी 14, 12 सत्ते और 7 एकम 7, 7 4 84 दिन, है ना। तो उस स्त्री को 84 दिन का छुट्टी मिलेगा, 6 सप्ताह प्रसव के पहले और 6 सप्ताह प्रसव के बाद। ठीक है, इतना छुट्टी मिलेगा इस महिला को, और वो भी पेड होगा, है ना। वो फ्री, मतलब जैसे अनुपस्थिति की वजह से उनका पैसा काटा नहीं जाएगा, उसको भुगतान कर दिया जाएगा। अगर किसी महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय या उसके तुरंत बाद हो जाती है, तो वह उस दिन तक प्रसूति प्रसुविधा के लिए हकदार होगी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक ही महिला को प्रसूति सुविधा दिया जाएगा। अब ये तो महिला तो खत्म हो जाएगी, उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो उसके रकम को रिसीव करेगा। प्रसूति प्रसुविधा के दावे की सूचना और उसका समुदाय। ठीक है, यदि किसी स्त्री को अपने प्रसूति सुविधा चाहती है, तब वो किस प्रकार मालिक को सूचना देगा, और जो मालिक है उसको किस प्रकार भुगतान करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे धारा 6 में। सबसे पहले कहा गया है कि प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने मालिक को लिखित में सूचना देगी, है ना। इसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम, है ना, या तो इसको सुविधा स्वयं ले सकती है या अन्य रकम में ले सकती है। ये क्या कहा गया है, उसकी प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम जिसके वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, या तो उसको प्रसूति प्रसुविधा का मतलब है उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा, या उसको अन्य रकम दिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। यदि वो हकदार होती है तो वो पैसा दिया किनको जाएगा, तो नियुक्तिकर्ता जो है, यदि यदि है ना, तो पैसा किनको दिया जाएगा, उसे उसे मतलब महिला को, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। फिर से पढ़िए, प्रसूति प्रसुविधा की हकदार स्त्री अपने मालिक को लिखित में सूचना देगी, उसकी प्रसूति प्रसुविधा और अन्य पैसा। देखिए, प्रसूति प्रसुविधा में आता है आपका चिकित्सकीय जांच में जो पैसा लगता है, प्रसव के दौरान जो पैसा लगता है वो, और अन्य रकम, है ना। इस अधिनियम के द्वारा यदि बनाया गया है तो वो पैसा किनको दिया जाएगा, स्वयं उस महिला को या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके द्वारा भुगतान भुगतान किया जाएगा, तो ये आपको भुगतान किया जाएगा मालिक के द्वारा, है ना। किसी स्थापन में कार्य नहीं करे, और ये ऐसा करने के बाद मान लेते हैं एक महिला है ना, उसने आवेदन लगा दिया कि मेरा प्रसव का डेट आ गया है और मैं 6 सप्ताह पहले छुट्टी ले रही हूँ। ऐसा छुट्टी लेके वो किसी अन्य जगह काम करने नहीं जाएगी। इसमें अगर ऐसा हुआ तो उसका तो डबल फायदा होगा, यहाँ से उसको फ्री में पैसा मिलता जाएगा और वो कहीं और काम करके अपना जीवन यापन करेगी कुछ दिन। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। यदि वो छुट्टी ली है तो वो छुट्टी लेकर घर में ही बैठेगी, ठीक है, और कहीं अन्यत्र काम नहीं करेगी। ठीक है, और अन्यत्र कहीं काम नहीं करेगी। सूचना अवकाश संभावित प्रसव, ये सूचना कब दिया जाएगा महिला द्वारा कि मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा करके, तो जब प्रसव का डेट, एक संभावित डेट दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा जच्चा बच्चा कार्ड में, है ना। तो उसी संभावित तारीख से 6 सप्ताह पूर्व, ये उसी 6 सप्ताह के भीतर ही सूचना देना होगा। बहुत एक महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले ऐसा सूचना मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो प्रसव के संभावित तिथि से 6 सप्ताह पहले ही उसकी सूचना दिया जाना उचित होगा और उनको छुट्टी मिलेगा। अगला है, कोई स्त्री जिसमें तब तक सूचना नहीं दी है, यदि इनकेस यदि कोई स्त्री है वो सूचना नहीं दे पाती है, तब वह गर्भवती थी, है ना, प्रसव के पश्चात यथासंभव जैसे ही उनको समय मिलेगा वो सूचना दे सकती है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि महिला जो है अपने मालिक को सूचना नहीं दे पाती है, तो प्रसव के बाद यथाशीघ्र वो सूचना दे सकती है। अगला है, स्त्री के प्रत्याशित प्रसव प्रसूति सुविधा की रकम नियोजक द्वारा मतलब ठेकेदार द्वारा अग्रिम में दे दी जाएगी। जितना भी उसका प्रसूति प्रसुविधा का रकम होता है, बोनस वोनस जो मिला के जितना भी रकम बनता होता है एज पर रूल या इस अधिनियम के द्वारा, तो उसका आधा पैसा प्रसव के पूर्व दिया जाएगा, और जो शेष राशि बचेगा 50%, है ना, जितना भी पैसा दिया जाएगा कुल का, टोटल का आधा जो है पहले दिया जाएगा, और ये आधा पैसा शिशु के जन्म के तुरंत बाद या 48 घंटों के भीतर उस स्त्री को नियोजक द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।
ठीक है, क्या कहा है, मान लेते हैं 2,000 देना बनता है मालिक को, तो इसमें से 50% 1,000 तो वो प्रसव के पूर्व दे देगा जैसे ही उसका आवेदन पाएगा। ठीक है, शेष तो जो 1,000 रुपया है वो शिशु जन्म के 48 घंटों के भीतर उस स्त्री को देना होगा ठेकेदार के द्वारा। सूचना न देने पाने के लिए क्या होगा, यदि मान लेते हैं यदि कोई स्त्री सूचना नहीं दे पाई तो और कौन है उसका जो सूचना दे सकता है, तो ये तो या तो है निरीक्षक, जो निरीक्षक है वो स्वयं जांच कर उस मालिक को सूचना दे सकता है, या स्वप्रेरण से, है ना, निरीक्षक या तो अपने मन से जाके जांच करके दे सकता है, या उनको यदि कोई आवेदन मिलता है निरीक्षक को कि मुझे इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, मैं पिछले नहीं नहीं दे पाई थी, इसलिए वो निरीक्षक को आवेदन कर सकती है और जो निरीक्षक है उस मालिक को आदेश देगा या फिर उनको पैसा भुगतान करने के लिए सूचना देगा। अगला है स्त्री, किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति पर सुविधा का संदाय। प्रसुविधा या रकम धारा 6 में जो पीछे पढ़ा है ना, धारा 6 ये पढ़े ना कि कैसे उनका पैसा दिया जाएगा, ये वाला 6 के अधीन सूचना में स्त्री द्वारा नाम निश्चित व्यक्ति को दिया जाएगा। इसमें ये कहा गया धारा 6 में कि किसको पैसा दिया जाएगा, यदि इनकेस मृत्यु हो जाती है स्त्री की, तो जब वो आवेदन करेगी ना तो अपने आवेदन में एक नाम निर्देशित किया जाएगा, या तो मुझे दिया जाए या फिर इस नाम वाली या फिर इस नामित व्यक्ति को दिया जाए। ठीक है, तो पैसा या तो उस स्त्री को मिलेगा, लेकिन यदि मृत्यु की स्थान पर है ना, यदि स्त्री को मृत्यु प्राप्त हो गया है तो उसके लेटर में जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति रहेगा उनको भुगतान किया जाएगा नियोजक के द्वारा। अगला है चिकित्सकीय बोनस का संदाय। नियोजक स्त्री को 1,000 रुपये का चिकित्सकीय बोनस दिया जाएगा। कितना? 1,000 रुपया चिकित्सकीय बोनस दिया जाएगा नियोजक के द्वारा। अगला है धारा नंबर 9, गर्भपात आदि की दशा में छुट्टी। गर्भपात हो जाता है महिला का, इनकेस यदि किसी महिला का गर्भपात हो, है ना, और कोई स्त्री ऐसा सबूत पेश कर पाई अपने मालिक के सामने, तो 6 सप्ताह की कालावधि के लिए प्रसूति प्रसूधा दर पर मजदूरी सहित उनको छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो स्त्री एक सबूत पेश करेगी अपने मालिक के सामने, और उस सबूत के आधार पर नियोजक जो है, जो ठेकेदार है, जो प्रबंधक है, उस महिला को, ठीक है, उस महिला को 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के लिए छुट्टी देगा। और कैसा छुट्टी? मजदूरी सहित छुट्टी देगा, ऐसा नहीं कि पैसा काटेगा, मजदूरी सहित उसको छुट्टी देना होगा। ठीक है, अगला है नौका। एक बीमारी है ट्यूबोटॉमिक, है ना, शल्य क्रिया के लिए मजदूर को छुट्टी दिया जाएगा। ऐसा कोई शल्य क्रिया होता है, इस दशा में स्त्री सबूत पेश कर दे कि मेरा शल्य चिकित्सक हुआ है, मेरा चीर फाड़ हुआ है, तो 2 सप्ताह की उनको छुट्टी दिया जाएगा विथ पैसा, मतलब मजदूरी दिया जाएगा और छुट्टी भी दिया जाएगा, पेड छुट्टी रहेगा, है ना। वो छुट्टी जो है वो पेड रहेगा, उसका एक भी पैसा नहीं काटा जाएगा। कब? जब उसको कोई ट्यूबोटॉमी, ट्यूबोटॉमी देखिए, अब ये ट्यूबोटॉमी क्या होता है? ट्यूबोटॉमी होता है यदि कोई महिला, है ना, ऑपरेशन करवाती है कि बच्चे ना हो, ऐसा करके ऑपरेशन कराया जाता है हम लोग हमारे दो वाले में। ठीक है, तो ऐसा कोई यदि महिला ने अपना शल्य चिकित्सा करवाया है, है ना, ऑपरेशन हुआ है किसी महिला का, तो उस महिला को भी 2 हफ्ते का छुट्टी दिया जाएगा, वो भी पैसे के विथ मजदूरी, मजदूरी भी दिया जाएगा और उनको छुट्टी भी दे दिया जाएगा। अगला है गर्भावस्था, प्रसव समय पूर्व शिशु का जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली कुछ दिक्कतों की वजह से उनको छुट्टी दिया जाएगा। महिला का गर्भपात हो गया, प्रसव हो गया, समय पूर्व शिशु का जन्म हो गया, पीड़ित स्त्री है, तो यदि उसमें उनके द्वारा सबूत पेश कर दिया जाता है तो मजदूरी सहित उनको अधिकतम 1 महीने की छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, मजदूरी सहित 1 महीने का छुट्टी उनको दिया जाएगा। अगला है पोषणार्थ विराम, इसको बोलते हैं बच्चे को दूध पिलाना। बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है। प्रसूता स्त्री को जो प्रसव के पश्चात काम पर वापस आ गई, है ना, स्त्री थी, उन्होंने छुट्टी लिया था प्रसव के लिए, और वो प्रसव के बाद स्वस्थ होकर काम पर आ जाती है, उसके बाद भी तो अपने बच्चे को उसको दूध पिलाना है ना, तो काम के समय दिन में 2 बार उनको छुट्टी दिया जाएगा 5-10 मिनट का अपने शिशु को दूध पिलाने का।
है ना। और ये कब तक छुट्टी होगा, जब तक वो शिशु जो है 15 महीने का नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक वो शिशु 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक उस स्त्री को दिन में 2 बार छोटा छोटा गैप 5-10 मिनट का अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिया जाएगा। और ऐसा छुट्टी में भी उसका पैसा नहीं काटा जाएगा उस स्त्री का, आगे हम पढ़ेंगे उसे। 12 नंबर धारा कहता है कि गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान काम से निकाला नहीं जाएगा। जब कोई स्त्री काम पर, इस अधिनियम के बंद के अनुसार सूचना उपरांत, जैसे किसी स्त्री ने सूचना दे दिया कि मेरा प्रसव डेट आ गया है, मैं छुट्टी ले रही हूँ, ठीक है, और अनुपस्थित रहती है, तो उसका मालिक उससे काम से नहीं निकालेगा। देखिए ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जब कोई स्त्री आवेदन दे देती है कि मेरा प्रसव होने वाला है और वो अनुपस्थित रहेगी, सीधी सी बात है, आवेदन देके, तब की स्थिति में मालिक जो है उसे अपने उसके काम से नहीं निकालेगा। ठीक है, अगला नियम आते हैं, काम से निकाले जाने पर 60 दिन के भीतर स्त्री अपील कर सकती है अपने उच्च अधिकारी, जो पर्यवेक्षक है, निरीक्षक है, अधिकारी है, उन्हें 60 दिन के भीतर, जब से उसको काम निकाला जाएगा उसके से 60 दिन मतलब 2 महीने के भीतर वो अपील कर सकती है उच्च अधिकारी से। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान पर काम से निकालने पर बोनस और मेडिकल खर्च का हकदार होगा। यदि गर्भावस्था के दौरान यदि उनको काम से निकाल दिया जाता है, वैसे तो नहीं निकाला जाना चाहिए, उसके बाद भी बोनस और मेडिकल का हकदार होगी वो महिला। ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि महिला के बुरे से ना, ये के होना चाहिए, महिला के बुरे व्यवहार के कारण यदि उसे काम से निकाला जाता है। देख कुछ महिलाएं होती है जो जबरदस्ती काम नहीं करती, एकदम जांगर चुट्टी होती है, काम नहीं करते हैं, तो वैसे बुरे व्यवहार के लिए या फिर माली से अच्छा व्यवहार नहीं रखती है, तो ऐसे केस में यदि उनको काम से निकाला जाएगा तब वो इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं कहलाया जाएगा, उसको निकाल देना ही उचित होगा, ऐसा इनका कहना है धारा नंबर 12 के उपखंड 4। अब कहते हैं धारा नंबर 3, कतिपय मतलब होता है कुछ मामलों में मजदूरी की कटौती नहीं किया जाएगा। कौन कौन से मामला है, शिशु को पोषण मतलब शिशु को दूध पिलाने के लिए जो लिया गया अवकाश है वो, या फिर हाँ लिया गया अवकाश की वजह से छोटा सा अवकाश रहता है 5-10 मिनट का, उसके लिए उनको पैसा नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। धारा नंबर 14 देख लीजिए, निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। समुचित सरकार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी और अधिकारिता व स्थानीय सीमा एक निरीक्षक की नियुक्ति करेगी और बोलेगी इतना तुम्हारा क्षेत्र है, आप इसमें जो भी जांच करना चाहो कर लो, और कुछ अधिकारों के साथ उनको नियुक्त करेगी। अब देखिए निरीक्षक की शक्ति क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है। शक्ति मतलब पावर और उसका ड्यूटी क्या होता है, किसी भी ऐसे परिसर या स्थानों में जहां स्थापन में स्त्रियों को नियोजित किया जाता है ना, स्त्रियों को नियोजित किया जाता है या काम कराया जाता है, ठीक है, वहां जाकर निरीक्षक रजिस्टर अभिलेख सूचनाओं को देख सकता है, उसकी प्रतियां बना सकता है, जांच के लिए मंगवा सकता है। समय, जब भी कारखाने का समय होगा, दुकान का समय होगा, उचित समय में जाकर वो पूरा निरीक्षण कर सकता है। कौन, निरीक्षक। ये तो हम लगभग सभी अधिनियम में पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा अभी तक। अगला हम बोलते हैं कि निरीक्षकों को लोक सेवक कहा जाएगा। ठीक है, जो निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा वो भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भुगतान किए जाने वाले निर्देश देने का निरीक्षक शक्ति। जब इनकेस यदि तो कोई निरीक्षक जाके खोज छानबीन किया, तो कम से कम वो ठेकेदार को, संबंधित व्यक्ति को, संबंधित जो महिला है उन्हें पैसा भुगतान करने के लिए आदेश दे सकता है। धारा नंबर 17। 18 क्या कहता है कि प्रसूति प्रसुविधा को देय नहीं होगा। यदि कोई स्त्री गर्भ के समय अन्य स्थान पर काम करती, जैसे हमने पहले देखा था ना, प्रसूति प्रसुविधा उनको नहीं भी मिलेगा। यदि कोई स्त्री जो है आवेदन लगा देती है कि मेरा प्रसव होने वाला है और उसके बाद वो अन्य स्थान में जाके काम करती है, तब की स्थिति में उसको प्रसूति प्रसुविधा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं धारा नंबर 19, अधिनियम और तदधीन नियमों के संक्षिप्त प्रदर्शित करना। इसको क्या कहते हैं देख लीजिए, अधिनियम में जितने भी कानून लिखे गए हैं प्रसूति प्रसुविधा के संबंधित, वो किसी कारखाने के एक नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाएगा कि ये नियम है और इसमें ये फायदा होते हैं, है ना। आप जब भी देखेंगे किसी कार
किसी कारखाने में जाएंगे, बड़े दुकान में जाएंगे, उद्योगों में जाएंगे, तो बड़े बड़े जगह होल्डिंग्स लगे रहते हैं और उसमें पूरे शासन का रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है। उसी को कहा जा रहा है कि महिला संबंधित जो भी इस नियम से उपयुक्त नियम होगा, उसे एक दर्शित स्थान, मतलब जहां लोग उसको आसानी से देख सके, वैसे स्थान में उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? नियोजक की, ठेकेदार की और प्रबंधक की। अगला है रजिस्टर रखा जाना, तो नियोजक रखेगा रजिस्टर, अभिलेख रखेगा, मास्टर रोल रखेगा। मास्टर रोल मतलब अटेंडेंस, ठीक है। मास्टर रोल मतलब होता है अटेंडेंस तैयार करेगा और रखेगा कौन? नियोजक। अब देखते हैं धारा 21 को। नियोजक के द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के लिए सस्ती, यदि कोई नियोजक को ठेकेदार कुछ उल्लंघन करता है तब उसको दंड का भागी होगा। अब देखिए क्या क्या दंड उसको मिल सकता है। यदि कोई नियोजक किसी स्त्री की प्रसूति प्रसूदा संदाय करने में असफल होता है या इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार काम करने में अनुपस्थित रहेगा, उस दौरान उनको, यदि किसी महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला थी है ना, उन्होंने अर्जी लगाया था कि मुझे छुट्टी चाहिए और छुट्टी के दौरान उसको पद से निकाल देता है, काम से निकाल देता है, तब उनको क्या दंड मिलेगा? तो उसको कारावास होगा। किनको? नियोजक को। कितने दिन का? 3 मास का, कम से कम 3 मास, है ना। किंतु 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। 1 मंथ और 1 ईयर, इतने दिन का उसको जुर्माना हो, उसको सजा हो सकता है। जुर्माना कितना होगा? 2,000 रुपये से होगा। 2,000, 2 के थे, 5 के मतलब 1,000, 2,000 से 5,000 तक का उनको दंडनीय जुर्माना हो सकता है। अगला है निरीक्षक के कार्य में यदि कोई बाधा पहुंचाता है, ठीक है, कोई ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार जो उपद्रवी रहते हैं, यदि उनके काम में कोई बाधा पहुंचाता है, रजिस्टर दस्तावेज को मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करता है, छिपा देता है, तब क्या होगा? उनको कारावास होगा। कितने दिन का? 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपया, दोनों हो सकता है, ठीक है। और इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कोई नीचे वाला इसको सुनवाई नहीं करेगा। महानगर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का जो व्यक्ति है वही इसको सुनवाई कर सकता है। 25 नंबर बोलते हैं केंद्र सरकार के निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार समय समय पर निर्देश दे सकती है, समय समय पर आदेश चेंज कर सकती है। स्थापनों को छूट देने की शक्ति। कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो इस नियम को लागू नहीं करेगी, वहां से इनको छूट दे देगी। तो ये था हमारा प्रसूति प्रसूदा अधिनियम 1961, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे है ना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।